जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 12th क्लास का पॉलिटी के बारे में। तो दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा जितना भी लघुतरीय प्रश्न 2011 से लेकर के 2024 तक जितना भी पूछा गया प्रश्न है वो सारा आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक वीडियो में तो सारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक दो तो प्रश्न है ही नहीं, समझ गए, बहुत सारा प्रश्न है। तो हर वीडियो में आप लोग को 10 को ज़रूर प्रश्न मिलेगा। तो आपको एग्ज़ाम से पहले ही पूरा सब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस का करा दिया जाएगा, लघुतरीय प्रश्न प्लस दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों कहा जाता है, किसी ने क्या खूब कहा है कि आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है। आंसू भी आते हैं और दर्द भी छुपाना पड़ता है, यह ज़िंदगी है साहब, यहाँ ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। तो दोस्तों आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नक्सलवाद क्या है। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि नक्सलवाद साम्यवादी क्रांतिकारियों के उन आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो क्या भाई जो ये कि भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? तो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई। याद रखिएगा, नक्सल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो नक्सलवाड़ी से हुई है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कान्हू सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन का आरंभ किया। ठीक है, एक आंदोलन का आरंभ किया। तो आगे आएंगे, आरंभ किया, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आते आगे। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग ने बड़े प्रशंसक थे। चीन के कम्युनिस्ट नेता के क्या नाम था? माओ से तुंग, ठीक है। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत के नक्सलवादी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो नक्सलवाड़ी से हुआ था। और नक्सलवादी चीन का नक्सलवादी का नेता के क्या नाम था? तो माओ तसे तुंग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि शून्यकाल से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है और वो भी 2023 में पूछा गया था, समझ गए। उत्तर में लिखेंगे शून्यकाल की व्यवस्था भी संसदीय प्रक्रिया में भारत का अपना योगदान है। संसदीय प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। भारत में इसकी अनौपचारिक शुरुआत 1962 में हुई। इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है कि यह प्रश्नकाल के बाद शून्य आरंभ होता है। कब? दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। आगे चलेंगे तो कहता है कि नए संशोधन के अनुसार अब राज्यसभा में शून्यकाल 11 बजे से 12 बजे होगा, लेकिन लोकसभा में शून्यकाल की अवधि क्या रहेगी? तो देखिए पूर्व जैसे ही रहेगी, जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक है उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है, कोई टाइमिंग चेंज नहीं। शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के किसी भी मुद्दे को बिना किसी पूर्व सूचना के उठाया जा सकता है। शून्यकाल के द्वारा, शून्यकाल का जो महत्व है, बिना किसी सूचना को आप उठा सकते हैं। शून्यकाल के पीछे मुख्य विचार यह है कि कुछ ऐसे तत्कालिक महत्व के मुद्दे होते हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन के इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। तो शून्यकाल के माध्यम से आप किस इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए, आप बहुत जल्दी वो काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आसियान के 2 उपलब्धियां बताएं। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशों राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। एक में लिखेंगे कि 1995 यानी कि 1995 में इन देशों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई परमाणु यंत्र मुक्त क्षेत्र संधि पर हस्ताक्षर किए।
इस संधि के अंतर्गत इन देशों में परमाणु यंत्रों का बनाना या रखना या कहीं से भी प्राप्त करना वर्जित है। इन लोगों परमाणु बम नहीं बना सकते, रख भी नहीं सकते हैं, और परीक्षण तो करना तो बहुत दूर की बात है। समझ गए? तो आइए दूसरा लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, इस संघ के सभी देश छोटे हैं जिन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए उन्होंने 1994 में सुरक्षा छत्र बनाया जिसे एशियाई क्षेत्रीय मंच कहते हैं। समझ गए? तो दूसरा आप लोग लिख दीजिएगा। कुछ मुख्य बिंदु है दोस्तों, वो आप लोग मुख्य बिंदु इस प्रकार से है जो ऑब्जेक्टिव बनता है। बिहार बोर्ड यहाँ से ऑब्जेक्टिव पक्का पूछता है। समझ गए? चलिए मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों समझिएगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन या आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1900, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोग समझिएगा। आसियान की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। इसकी स्थापना के समय, जब ये स्थापना हुआ था आसियान के, इसके समय 5 गो देश थे। ठीक है, कितने देश थे? देखिए 5 देश। पहला हो जाएगा इंडोनेशिया, ठीक है, फिर उसके बाद मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो आसियान में 10 देश हैं। कितना देश हैं? 10 देश हैं। और आसियान का पूरा नाम याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया नेशन एसोसिएशन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया नेशन एसोसिएशन, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में भी याद रख सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 10 देश इस प्रकार से याद, म्यांमार, थाईलैंड, लाहौस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, 5 गो हो गए इधर, म्यांमार, थाईलैंड, लाहौस, कंबोडिया, वियतनाम। मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है, तो दोस्तों 10 गो हो गया। ठीक है, आप लोग 10 गो याद कर लीजिएगा। काहे कि जानते हैं पूछता क्वेश्चन कैसे है कि आसियान का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का नहीं है या आसियान का सदस्य नहीं है, इस प्रकार से पूछता है। आइए सबसे पहले आगे चलेंगे। देखिए ये सब तो आप लोग हम बता दिए। आसियान के मुख्यालय हैं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, याद रखिएगा। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं आगे। ब्रुनेई जो है 1984 में, और वियतनाम 1995 में, और लाहौस और म्यांमार 1997 में, और कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुए थे। हम बोले ना कि जब 1967 के समय ना, 1967 ही तो लगता था, हाँ 8 अगस्त 1967 के समय जब आसियान का गठन हुआ तो उसमें 5 ही देश थे। लेकिन अभी जो 5 गो देश जो मिले हैं, 1984 में ब्रुनेई, वियतनाम 1995 में, लाहौस और म्यांमार 1997 में, और कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुए थे। समझ रहे आप लोग बात के? चलिए बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त होंगे। आगे है दोस्तों कि आसियान के प्रतीक चिन्ह जो है, प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है कि धान की 10 बालियाँ किसका प्रतीक चिन्ह है? तो आसियान के। ठीक है, 10 बालियाँ जो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करता है। 11 बाली क्यों नहीं दिया भाई? 10 गो देश है तो 11 बाली क्यों देगा, है कि नहीं? जो आपस में मित्रता और एकता के धागों से बंधे हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। समझ गए? आपसे क्वेश्चन ये फिसल ना जाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब जो पूछता है। आसियान का 33वां शिखर सम्मेलन 13 नवंबर 2018 को हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में संपन्न हुआ था। आसियान का 33वां शिखर सम्मेलन 2018 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। आसियान के 34वां शिखर सम्मेलन तो 2019 में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, आसियान का 34वां शिखर सम्मेलन। आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। 36वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे 2020 में हुआ था। कहाँ हुआ? तो उससे भी याद रखेंगे,
वियतनाम में हुआ था। हो सकता कहीं से ही प्रश्न बना दे, इसीलिए आपको सारा ध्यान में रखना पड़ता है। 37वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2020 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा वियतनाम में हुआ था। आगे याद रखिएगा 38वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2021 में हुआ था। और कहाँ हुआ से भी याद रखे तो बुरनेई में हुआ था। आगे याद रखें 40वां एवं 41वां शिखर सम्मेलन वो कब हुआ? 10 से 13 नवंबर 2022 को हुआ। और ये नोम पेन्हा जो कंबोडिया की राजधानी है में आयोजित किया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग की याद होते जा रहा है। चलिए 42वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 9 से 11 मई 2023 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। एक दो बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, एकदम 100% याद हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, देख रहे सब लगातार है, 2018, 19, 20 इस प्रकार से, तो 21, 22 इसे, तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। समझो सिंपल है, 36वां 37वां ऐसे है, तो एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। कोशिश तो कीजिए। बताइए 43वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2023 में हुआ था, 2023 को। और ये कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ, भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर 4 ही तो होना ही चाहिए ना। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 मिनट, इसको थोड़ा स्पेशल कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। तो आइए इसका आंसर इधर है। संयुक्त राष्ट्र संघों का नाम ये लिखेंगे इस प्रकार से। उत्तर में संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, निम्नलिखित 6 अंग निम्नलिखित है। पहला महासभा, ठीक है, पाई छूट गया, दे दीजिएगा, समझ रहे हैं। सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और एक सचिवालय। तो आप लोग 6 इस प्रकार से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सार्क के पक्ष में 2 तर्क दे। तो उत्तर में लिखेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के पक्ष में 2 तर्क ये रहे। पहला तर्क क्या लिखेंगे दोस्तों कि सार्क के सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल की जा सकती है। ठीक है, दूसरा तर्क लिखेंगे कि सार्क के सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा सकता है। तो दूसरा तर्क लिख दीजिएगा। अब देखिए सार्क से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग हम बता देते हैं सार्क का पूरा नाम क्या है, वो सारा चीज़ देख लीजिए। तो दोस्तों सार्क का पूरा नाम जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, सार्क का गठन कब हुआ तो वो भी ध्यान रखिएगा। 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन हुआ था। सार्क में कितने देश आते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 8 देश आते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ये 8 देश आते हैं। आइए इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, वहाँ समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सार्क का पूरा नाम क्या है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, कि लैटिन अमेरिका एकीकृत संघ, दक्षिण एशिया सहयोग संगठन। बताएंगे सार्क का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों सार्क का पूरा नाम है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं, हम लिखे होंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। समझ गए? ये देखिए लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो बताइए ये तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सार्क की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1985, 8 दिसंबर 1985, 8 नवंबर 1985 कि 25 दिसंबर 1991। तो अभी तुरंत बताएं कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का मुख्यालय कहाँ है बताएंगे? काठमांडू, ढाका और दो ऑप्शन भाई साहब इधर है, दिल्ली और वियना। तो दिल्ली तो वियना होगा नहीं, सार्क का मुख्यालय है दोस्तों वो काठमांडू में है। ठीक है, चलिए आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। सार्क के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 9, 8, 12, 10 बताएंगे। तो दोस्तों सार्क के अंदर 8 देश आते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण बनता है इसलिए लेकर के आए, एक बार देख लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। सार्क का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? तो लिखेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रिलेशन कोऑपरेशन। भैया ये होगा नहीं, रिलेशन का
समझ गए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेटिव तो होगा नहीं, चलिए कट गया 2 को पहले। साउथ एशियन एसोसिएटेड तो नहीं होगा भाई साहब, तो 3 जब कट गया तो बच गया एक, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, काठमांडू किस देश में है? अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, चीन। तो चीन में नहीं है, काठमांडू भारत में भी नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कहाँ है? तो नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है जो आप लोग के हल करने में अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित में कौन देश सार्क के का सदस्य नहीं है? तो बताएं तो आप लोग के मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब सार्क के सदस्य हैं। बाकी लोग इसके छोड़ करके आएंगे तो वो नहीं है। तो देखिए भारत है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, तो बताइए कौन नहीं है? तो भाई साहब म्यांमार नहीं है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, सार्क की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम। तो दोस्तों सार्क का आधिकारिक भाषा है हिंदी। आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, काठमांडू में सार्क सचिवालय कब स्थापित किया गया? 16 जनवरी 1982, 16 जनवरी 1985, 16 जनवरी 1987, 16 जनवरी 1989। तो दोस्तों 16 जनवरी 1987 को स्थापित किया गया था। साप्टा किससे संबंधित है? सार्क, आसियान, सोवियत संघ की कोई नहीं। दोस्तों साप्टा जो संबंधित है वो सार्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, पहला सार्क सम्मेलन किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? ढाका, नई दिल्ली, कोलकाता की जकार्ता। तो दोस्तों पहला सार्क सम्मेलन जो है वो ढाका में आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सार्क ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का आरंभ किया? दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन इधर पट्टी है लेकिन 2-4 गो हो गया। बताइए 2006, 2008, 2009, 2010। तो बताएंगे कि सार्क ने किस वर्ष में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का शुभारंभ किया था? तो बताइए किस वर्ष आरंभ किया था? 2006 में किया, 2008 में किया, 2009 में किया कि 2010 में किया? तो दोस्तों 2006 में किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन एक बार आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि ये आंसर सही है कि गलत, थोड़ा सा हम डॉट में लग रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13, सार्क के सदस्य हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भाई ताजिकिस्तान नहीं होगा, पहले गलत हो गया। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन कहाँ से होगा? भाई गलत हो गया। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यही तो लग रहा है। चलिए देखिए मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। अच्छा ये नेपाल, भूटान, म्यांमार नहीं होगा भाई, गलत हो गया ना। देखिए गलत कर दिया हम, क्या गलत कर दिए कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। समझ गया, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये चीन भी नहीं होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सही आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल भाई है, भूटान है, भारत है, चीन नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। काहे कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 आ जाइए। इतना ऑब्जेक्टिव भी करना जरूरी है दोस्तों, समझ गए। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बार बार प्रश्न बनता ना, बार बार एग्जाम पूछता है, तो सोचे कि क्यों ना सार्क से हम लोग पूरा ही कर ले। चलिए मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? देखिए साधारण अर्थों में मानव अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानव होने के नाते उपलब्ध है। मानवाधिकार हर व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होने वाले मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं। ये अधिकार किसी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं, बल्कि वे हम सभी में निहित हैं। मानव अधिकार से जुड़े कुछ खास बातें इस प्रकार से हैं कि ये अधिकार सभी के लिए समान है। मानव अधिकार सबके लिए समान है और इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। मानव अधिकार आपको दिया गया है तो किसी आपको स्वतंत्रता, अधिकार, सारा चीज़ को ध्यान में रख के दिया जाता है। भेदभाव इसमें किसी प्रकार से आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यह अधिकार गरिमा, समानता, सम्मान और स्वतंत्रता जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। गरिमा को ध्यान में भी रखते, समानता का
भाव रखते हैं, समान स्वतंत्रता जैसे साझा मूल्यों पर आधारित ये है। ये अधिकार जीवन के अधिकार से लेकर भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता जैसे अधिकारों तक है। तो इस प्रकार से आप लोग मानवाधिकार के बारे में लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। आइए एनपीटी क्या है तो समझेंगे। एनपीटी का पूरा नाम है परमाणु अपसारण संधि। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मकसद है, क्या मकसद है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु परीक्षणों पर अंकुश लगाना। समझ गए। परमाणु अपसारण संधि 1970 में लागू हुआ था, लेकिन 1968 में हस्ताक्षर हुआ था। समझ गए। पांच गो देश ने हस्ताक्षर किए थे। हम बताते हैं आपको कौन कौन। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, और ये हो गया फ्रांस, उधर से हो गया रूस, और ये चाइना। तो दोस्तों 5 गो हो गया ना। तो 5 गो जो देश थे उनको का नाम था ना, ये 5 देश का, कि हम लोग परमाणु परीक्षण करें, परमाणु बम बनाएं और किसी को परमाणु परीक्षण बनाने नहीं देना है, किसी को परमाणु तकनीकी ज्ञान नहीं देना। समझ गए। देखिए यहाँ पास आपको मिलेगा, कहा गया कि 5 बड़ी शक्तियाँ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूसी संघ व चीन किसी अन्य राज्य को परमाणु ऊर्जा या तकनीकी ज्ञान नहीं देगी। यानी कि ससुरा नेखनी परमाणु बम रखेगा और हमने परमाणु बम नहीं रखे। हमारा पास भाई टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, सारा चीज़ व्यवस्था है, तो हम अपना परमाणु बम बना सकते। लेकिन इन गधों 5 जो है कहता है कि परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। वाह। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष के किन्हीं 2 शक्तियों का वर्णन करें। तो दोस्तों उत्तर में लिखेंगे भारत में लोकसभा अध्यक्ष के 2 शक्तियां निम्नवत है। पहले लिखेंगे बैठ के बुलाना। अध्यक्ष लोकसभा की बैठ के बुलाता है, बैठकों को स्थगित करता है तथा बैठकों की अध्यक्षता करता है। आगे लिखेंगे दूसरा में कि सदन में व्यवस्था बनाए रखता है तथा सदन की कार्यवाही के सुगम संचालन हेतु उत्तरदायी है। तो आपको 2 गो इस प्रकार लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई 2 विशेषताएं बताएं। तो लिखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता क्या लिखेंगे? पहला विशेषता लिखेंगे कि गुट निरपेक्ष की शुरुआत 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। तब होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मिस्टेक हो जाता है, इंसान से ही गलती हो जाती है। यहाँ पर तब होना चाहिए। तब इसमें 25 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 115 विकासशील देश शामिल है। ये देश संयुक्त राष्ट्र के लगभग 2/3 हिस्सा है। और दूसरा लिखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मकसद शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहना और स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पालन करना। ये आपको बताए थे शीत युद्ध के गुट निरपेक्ष क्यों लाया गया। समझ गए। गुट निरपेक्ष ऐसा था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये शीत युद्ध हो रहा था। समझ गए। इन लोगों ने तो कभी आमना सामनी लड़ाई किया ही नहीं, लेकिन ससुरा पूरा देश को लड़वा के धर दिया शीत युद्ध में। समझ गए। 1945 से 1991 तक चला था। ये आप लोग हम पढ़ाएं तो ऐसा बात नहीं है, आप लोग समझ में भी आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त क्वेश्चन। चलिए, चिपको आंदोलन के उद्देश्य का वर्णन करें। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये रहे हैं, वनों का संरक्षण करना, वनों की कटाई रोकना। समझ गए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि भाई वनों का संरक्षण करना, वनों की कटाई से रोकना है। समझ गए। आगे चलिए, आगे है दोस्तों कि वनवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना, पर्यावरण संरक्षण में वनवासी समुदायों की भूमिका को मान्यता देना, पर्यावरण नीतियों को बेहतर बनाना। आइए चिपको आंदोलन के और बहुत बढ़िया से समझते हैं। बहुत बढ़िया से समझने का मतलब यह है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत साल 1972 में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर में हुई थी। तो याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। और याद रख कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। कौन सा जिला में, तो चमोली जिला में। कौन सा, चमोली जिला के गोपेश्वर में हुई थी। इसी आंदोलन की अगुवाई कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। ठीक है। और मेघा पाटकर जो थे ना वो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है। आइए आगे देखते हैं।
इसी आंदोलन में महिलाओं का भी अहम योगदान रहा। महिला लोग क्या करती थी, पेड़ से चिपक जाती थी। ठेकेदार बताइए पेड़ काट देगी, अच्छा ठेकेदार पेड़ काट देगा, कभी नहीं। जब महिला चिपक गई है पेड़ से, अगर जैसे ठेकेदार काट देगा, समझ गए, जो पेड़ काटने वाला काट देगा वो महिला उसको वहीं काट देगी, समझ गए। महिला जब आंदोलन करती है ना है तो हर हालत में झुकना पड़ जाता है इंसान को। इस आंदोलन के बारे में कुछ और खास बात है, देख लीजिए। इस आंदोलन में गांव के लोग पेड़ों से लिपट जाते थे और ठेकेदार को पेड़ नहीं काटने देते थे। भाई ठेकेदार पेड़ काट देगा, है कि नहीं, उसको जान प्यारी है कि नहीं, से सोचिए। तो इस आंदोलन का नाम हिंदी में चिपको शब्द का मतलब है गले लगाना। आगे देखिए, इस आंदोलन की सफलता के बाद सरकार का नाम हिंदी में चिपको शब्द का मतलब है गले लगाना। समझ गए, एक चीज़ को दोबारा लगता लिखा गया। इस आंदोलन की सफलता के बाद सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, बहुत लंबा भी हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।